हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम राजपूत काल यानी कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक को हम देखने वाले हैं। तो 11वीं शताब्दी 7वीं से 11वीं शताब्दी तक देखने वाले। तो सम्राट, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था सम्राट हर्ष के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। और वहीं से क्या है, फिर उसके बाद क्या है, जो भारत है बहुत ही छोटे छोटे सामंत राज्यों में विभाजित हो जाता है। तो सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में क्या है, केंद्रीय शक्ति नहीं होती है, उसकी जगह क्या है, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाते हैं। शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजदूत थे। राजपूत जो है सत्ता के लिए आपस में क्या करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो राजपूत राजवंशों का उदय जो है 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देने लग जाता है और 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कई महत्वपूर्ण राजकुल स्थापित हो जाते हैं, जिसमें प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश जो है प्रमुख थे। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकाल समाज में बदला, उसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। यानी कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो सामंत हुए हैं वो इसी कारण तो सामंत बन गए, क्योंकि उनको क्या है, जो राजाओं द्वारा भूमि प्राप्त कर ली, जिसके पास ज़्यादा भूमि हो गई वो क्या है, फिर स्वामी बनता नजर आने लग जाता है। तो वेतन और परिश्रमिक की जगह बड़े बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार जो है अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था, परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी थी। ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी क्या है, उदित हुए। ये अपने को राजपूत कहलाते थे। आगे है राजपूत जो है संस्कृत शब्द का राजपुत्र का ही बिगड़ा हुआ रूप है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग जो है राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ पर प्रमुख राजवंश जो है, सबसे पहले है प्रतिहार वंश जो कि उज्जैन में था। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो है नागभट्ट प्रथम था। इन्होंने प्रतिहारों का राज्य विस्तार किया था, साथ ही अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए भी रोक दिया था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में ही सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास किया करते थे। यहाँ पर कुछ नागभट्ट प्रतिहारों की राजा दिए गए हैं। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम वत्सकार हो गए, नागभट्ट द्वितीय हो गए, पहले नागभट्ट फिर बीच में वत्सकार, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिरभोज और महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल के समय में ही राजशेखर उनके दरबार में निवास करते थे। अब है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की बात करें तो कन्नौज, इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। तो चंद्रदेव हो गए, गोविंद चंद्र हो गए और विजय चंद्र और जयचंद्र। तो गढ़वालों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जबकि काशी इसकी दूसरी राजधानी। तो गढ़वालों की दूसरी राजधानी काशी थी, पहली कन्नौज थी। इस वंश के शासक गोविंद चंद्र ने अनेक तुर्की आक्रमणों को विफल कर दिया और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद्र था। उसने मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। तो जयचंद्र को मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। तो इसके एक शासक देख लेते हैं, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, फिर आता है विजय चंद्र, फिर है जयचंद्र। तो सभी में चंद्र है। सबसे पहले चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और फिर होती है जयचंद्र। आगे देखते हैं। अब राजपूत कालीन 7वीं से 11वीं शताब्दी तक देखिए कितने सारे छोटे छोटे जो हैं वो
शक्तियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं चौहान। चौहान जो है दिल्ली और अजमेर दोनों में उन्होंने अपना शासन किया था। इस वंश के स्थापना जो है वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाए थे। इसी के साथ ही दिल्ली जो है भारत में सत्ता केंद्र बन गई। इस वंश को सबसे प्रतापी शासक जो है पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। वहीं 1192 में क्या है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया। आगे देखेंगे चंदेल वंश जो कि बुंदेलखंड में था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल शासकों ने सुप्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। अब चंदेल यशोवर्मन है, नन्नुक तो उनके संस्थापक थे। यशोवर्मन धंगदेव और गंगदेव थे। आगे देखते हैं परमार वंश जो कि मालवा में थे। इस वंश के स्थापना उपेंद्र ने की थी। उपेंद्र परमार वंश जो कि मालवा वाले थे। इस वंश के शासक जो है मुंज तथा राजा भोज थे। राजा मुंज जो है 773 से लेकर 995 तक, और राजा भोज जो हैं वो 1017 से लेकर 1060 तक रहते हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीता था। अब हम बात करेंगे पाल वंश। पाल वंश जिस समय उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का राज्य स्थापित हो गया था, उसी समय गोपाल तथा बंगाल में पाल वंश स्थापना हुई। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल का अंत हो गया और बंगाल में सेन वंश सत्ता में आ गई। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, धर्मपाल, महीपाल, नयपाल और रामपाल। आगे देखते हैं राजपूतकालीन समाज। तो शासन व्यवस्था इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी थी, जिसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देते थे। गांवों में ग्राम पंचायतें होती थीं। इन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गांव पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। आगे है सामाजिक व्यवस्था। तो राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग प्रमुख थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन बान शान की सोच विकसित हुई थी और उनके गुणगाथाएं भी गाए जाने लगी थी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जन साधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिए गए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच क्या हो गई, संकुचित होती चली गई। वहीं कला की बात करें तो राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। उन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन, मंदिरों का निर्माण कराया, जिनको देखने से आज भी लगता है देखने हजारों पर्यटक विदेशों से यहाँ आते हैं। उत्तरी भारत में राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए और खजुराहो का कांदरिया देव महामंदिर अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। कोंकण का सूर्य मंदिर जो है गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर एक रथ के आकार का है, जिसमें 12 पहिए तथा 7 घोड़े पर रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। मंदिरों में वे चलने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि धन्य धान्य से
परिपूर्ण होते थे। शिक्षा और साहित्य की बात करें तो राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, काशी, कन्नौज, धारा नगरी प्रमुख शिक्षक केंद्र थी। इसी काल में नाटक, काव्य ग्रंथ जैसे राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनीयम, मांग की शिशुपाल वध और कल्हड़ की राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ, जयदेव का गीत गोविंद काव्य संस्कृत में लिखे गए। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में लिखे हुए ग्रंथ थे। उदाहरण चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया है। आगे देखते हैं मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण की बात करें तो मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की दो शैलियाँ थीं, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत की शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। इसमें दो मुख्य भेद है। मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति दिखाई देता है। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर की ओर बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखाई देते हैं। उनमें कई खंड होते हैं। प्रत्येक खंड जो है क्रमशः ऊपर की ओर नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता है। सबसे ऊपर वाला ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थरों को जमाने के लिए चूने और गारे का घोल इस्तेमाल नहीं करते। इस विधि में बगैर ही किसी बड़े बड़े पत्थर को एक के ऊपर चढ़ाते जाते हैं, जिससे वे वर्षों तक टिके रहें। ये पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों साल तक टिके हुए हैं। अब इसे भी जानिए कि भारत बंगाल का सेन वंश जो है, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। बल्लाल सेन जो है दक्षिण सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। सेन शासन काल में संस्कृत साहित्य का अधिक विकास हुआ। इस काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की थी। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसके शासन काल में थे? तो यहाँ पर सेन वंश के शासन काल में थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।